चलिए विद्यार्थी, यह है वीडियो लेक्चर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ाई किया था डोबेराइनर ट्रीयड्स के बारे में, जिसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम हम लोग पूरा पढ़ लिए थे और डोबेराइनर 3 गो ट्रीयड्स का निर्माण किए थे, 3 गो ट्रीयड्स बनाए थे। उसको अच्छे से हम लोग पढ़ के समझ चुके थे। अब हम लोग को आज लेक्चर नंबर 2 करना है। लेक्चर नंबर 2 में डोबेराइनर के ट्रीयड्स के जो भी डिमेरिट्स थे उन डिमेरिट्स को जानेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्यार्थी जी इसमें कि डोबेराइनर के ट्रीयड्स के बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल और न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में कैसे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेराइनर ट्रीयड्स। ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेराइनर ट्रीयड्स, हिंदी में जो विद्यार्थी लिखते होंगे उनको लिख लीजिएगा। डोबेराइनर के त्रिक नियम, डोबेराइनर के त्रिक नियम के दोष। हम लोगों को जानना है बाबू कि डोबेराइनर के जो त्रिक नियम था उसमें कौन कौन सा दोष था, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, इसी को हम लोगों को जानना है। तो सबसे बड़ी गलती, इनकी सबसे पहली गलती ये थी कि जितना मात्र 9 गो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर पाए थे। 3 गो ट्रीयड्स आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। लेक्चर 1 है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लेक्चर 1 में इसको देखिएगा। 3 गो ही ट्रीयड्स दिए थे और ट्रीयड्स में 3-3 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था। तो मात्र 9 एलिमेंट का ही वर्गीकरण हो पाया था और बाकी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो पहला ड्रॉबैक्स ये हम लिखेंगे कि डोबेराइनर के जो ट्रीयड्स का रूल था उसमें जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई, उनका वर्गीकरण नहीं हुआ था। ये पहला इनका ड्रॉबैक्स था, लिखेंगे सभी लोग। इन दिस ट्रीयड all known elements are not classified. All known elements are not classified. मतलब इस त्रिक में, इस ट्रीयड में, इस त्रिक नियम में सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो पाया। लिख लेंगे इसको। इस त्रिक नियम से सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण, सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो पाया। अब आपके मन में चल रहा होगा बाबू कि सर कोई इसका उदाहरण दीजिए कि कैसे सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो पाया। तो आप उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे विद्यार्थी अभी जो आप ट्रीयड्स देखे थे उसमें देखे थे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 एलिमेंट का ट्रीयड बना के आपको दिया गया था। इसी में फ्लोरीन को छोड़ दिया गया था। इस बार जो हम ट्रीयड बना रहे हैं वो फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे फ्लोरीन उस समय ज्ञात था लेकिन वह ट्रीयड में भाग नहीं ले पाया था या ट्रीयड में फिट नहीं बैठ रहा था। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे विद्यार्थी जी हम यहाँ पर लिख दिए फ्लोरीन, यहाँ लिख दिए क्लोरीन,
और यहाँ लिख दिए ब्रोमीन। तो अब देखिए फ्लोरीन जो होता है बाबू, तो रुक जाइए थोड़ा सा इसको जूम कर दें। फ्लोरीन का एटॉमिक मास की यदि हम बात करें कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो यह होता है 19। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास लगभग 80 होता है। तो अब हम लोग ट्रियड्स में क्या पढ़े थे कि दोनों किनारे वाले का मास का अगर मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो बीच वाला का मास आ जाना चाहिए। तो एक बार आइए एवरेज निकालते हैं दोनों का। तो एवरेज निकालिएगा तो पहिलका का मास कितना है 19, तो 19 अब प्लस दूसरा का मास कितना है 80, तो 80 और नीचे बटा 2 कर दीजिएगा। औसत निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 99/2। अब 99/2 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 49.5 आएगा। तो बाबू एवरेज कितना आ रहा है बाबू, तो एवरेज आपको आ रहा है 49.5। एवरेज कितना आ गया 49.5, जबकि बीच वाला का मास कितना है 35.5। तो क्या फ्लोरीन इस ट्रियड में फिट हो पाया? नहीं फिट आया। हम लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तीनों का ट्रियड बन गया था, इस तीनों का ट्रियड बन गया था। लेकिन यही फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का जब ट्रियड बना रहा है तो फ्लोरीन इसमें फिट नहीं बैठ पा रहा है। या हम कह सकते हैं कि इन तीनों का तो ट्रियड बन गया, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ ट्रियड बनाने का प्रयास कर रहा है तो फ्लोरीन जो है ट्रियड में फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन उस समय ज्ञात तो था लेकिन उसका वर्गीकरण नहीं हो पाया। यह गलती थी किसकी? तो ये डोबराइनर का गलती था। वह ना ट्रियड दिए थे और उनके नियम पर एलिमेंट्स फिट नहीं बैठ रहा था। तो यह जो गलती थी ये डोबराइनर की गलती थी, यही इनका फेलियोर है, यही इनकी गलती थी कि उस समय तक ज्ञात तत्व भी क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे, वर्गीकृत नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बाद एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था न्यूलैंड और उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ये कॉपी में नोट कर रहे हैं तो पॉज करके वीडियो को नोट करके आगे हम लोग न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पढ़ेंगे। इसमें जो नहीं पढ़ना है, जो हटा देते हैं इसको, सॉरी ये तो रखना है तो हटा देते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को सब 9th 10th में 10th क्लास में पढ़ना भी था और हम यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं आपको। ये आपको 11th का मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी चैप्टर जो है उसका ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर चल रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये होता क्या है बाबू, इसको पहले समझ लेते हैं तब लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको समझ लेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद इसको पहले समझा जाएगा। अब पहले समझ लिया जाता है तब इसको लिखा जाएगा कि होता क्या चीज़ है। पहले अच्छे से समझ लीजिए इसको कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या होता है। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यूलैंड था ना बाबू, ये म्यूजिक लवर था, संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो ये जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उस सब चीज उसमें उसको उसी में सारा दुनिया दिखता है। वो एकदम पूरा दुनिया बाबू उसी में देखेगा। लेकिन बाबू बाद में बहुत रिजल्ट खराब आता है, इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। ना तो लोग कहता है बाबू
कि तकिए भीज रहे हैं खराब पानी से, तकिए भीज रहे हैं खराब पानी से, जब से किरदार अलग हो गया कहानी से। तकिए भीज रहे हैं खराब पानी से, जब से किरदार अलग हो गया कहानी से। इधर हम किसी लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, और उधर वो अपने लहंगे का कलर मिला रहे हैं किसी के शेरवानी से। तो ये बाबू बाद में यही खिस्सा होता है, तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ध्यान दीजिए। तो न्यूलैंड जो था वो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो वो क्या किया कि जो क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट का, तो संगीते के अक्षर पर बैठा दिया। संगीत में म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, संगीत के जो अक्षर होते हैं वो 7 गो होते हैं, और 8वां अक्षर जो होता है वो पहला अक्षर जैसा रिपीट कर जाता है। इसी चीज को देख करके देखिए न्यूलैंड कैसे क्लासिफिकेशन किया, ये हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर जैसे न्यूलैंड के अनुसार संगीत का पहला अक्षर होता है सा, रे, ग, गा होता है, सा रे गा, मा, प, ध, नी, फिर सा जो होगा वो पहिलका के जैसा 8वां होगा। अब देखिए कैसे क्लासिफिकेशन करता है। अब कोई ध्यान देंगे एक बार में समझ में आएगा। कहता है कि जैसे एक से गिनती शुरू करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 के बाद फिर 8वां जाएंगे तो सा हो जाएगा। जैसे एक से गिनती शुरू करके 8वां संगीत का अक्षर सेम टू सेम मिल रहा है, सा रे गा मा प ध नी, मान लो यहाँ सा लिख दिए, फिर आता है 8वां अक्षर सा आता है। तो 8वां अक्षर जो पहले अक्षर के जैसा समान मिल रहा है, यहाँ देखो समान मिल रहा है, पहला भी सा और 8वां भी सा। तो यही बात वो कहा, कौन कौन कहा? तो न्यूलैंड कहता है विद्यार्थी कि न्यूलैंड कहता है, खूब ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। न्यूलैंड कहता है कि जैसे पहला अक्षर के जैसा 8वां अक्षर मिलता है, ठीक उसी तरह से यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यदि उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो 8वां जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा होगा या उसके समान होगा, ऐसा न्यूलैंड बताता है। फिर से सुनिएगा। जैसे संगीत का 8वां अक्षर, बाबू देखो यहाँ पहला है सा रे, दूसरा यहाँ लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और सातवां के बाद फिर 8वां आइएगा तो फिर सा होता है। 8वां फिर क्या होता है बाबू? सा होता है। सारे गामा पौधा निशा, सारे गामा पौधा निशा। तो जैसे संगीत का 8वां अक्षर देखिएगा, 8वां अक्षर पहले अक्षर के समान है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यानी कि जिस एलिमेंट का मास सबसे कम होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो जैसे 8वां अक्षर पहला अक्षर के समान है, ठीक उसी तरह से हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान होता है, चाहे यह गिनती आप कहीं से शुरू कर ले। ये ऐसा बात कौन बताया? हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात न्यूलैंड बताया कि जैसे संगीत का 8वां अक्षर पहले अक्षर के समान है, उसी तरह से यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा न्यूलैंड ने। अब आप सजा के चेक कीजिए।
जैसे बाबू सबसे पहले हम रख दिए यहाँ पे को, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा लोग। यहाँ पर हम सबसे पहले रख दिए हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, इस कलर को हटा देते हैं। सबसे कम हाइड्रोजन का मास, इससे ज़्यादा मास लिथियम का होता है, इससे ज़्यादा मास बेरिलियम का होता है, इससे ज़्यादा बोरॉन का होता है, बोरॉन से ज़्यादा होता है बाबू कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद विद्यार्थी आपको ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन के बाद विद्यार्थी फ्लोरीन का मास था। खूब ध्यान से देखिएगा, अब आगे नहीं है, अब आगे नहीं है। आठवां पहला जैसा रिपीट करेगा, ठीक है, आठवां कैसा रिपीट करेगा, पहला जैसा रिपीट करेगा। तो जो एक जैसा रखेगा उसको एक ग्रुप में रखेंगे ना। अब विद्यार्थी जी नियॉन का खोज नहीं हुआ था उस समय, इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, इसलिए हीलियम नहीं लिया हाइड्रोजन के बाद। इसके बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं लेंगे 10। उसके बाद विद्यार्थी यहाँ सोडियम रखा गया, इसके बाद मैग्नीशियम रखा गया, इसके बाद एल्युमिनियम रखा गया, इसके बाद सिलिकॉन रखा गया, इसके बाद विद्यार्थी फॉस्फोरस रखा गया। ध्यान से देखते रहेंगे सब लोग। इसके बाद विद्यार्थी ये फॉस्फोरस आ गया, अब यहाँ पर रखा गया सल्फर। इसके बाद विद्यार्थी देखा गया, यहाँ देखिए सल्फर जो हो गया, इसके बाद क्लोरीन रखा गया। इसके बाद जब क्लोरीन रख दिया गया तब किसको रखा गया, इस बात को सुनिए। तब आर्गन नहीं था, इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था अभी, तो यहाँ पर विद्यार्थी रखा गया किसको, पोटेशियम को, और यहाँ पर रखा गया कैल्शियम को। देखिए अगर एटॉमिक नंबर चेक कीजिएगा, लगभग एटॉमिक नंबर तो इस समय अभी इसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन देखिएगा तो इसका 1 है और 2 में आता है इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। 3 4 5 6 7 8 9 10 इनर्ट गैस नहीं है इसमें, 11 12 13 14 15 16 17 18 इनर्ट गैस होता है, इसमें नहीं है 19 और 20। 20 तक ही रखा गया था एलिमेंट को, इससे ज़्यादा एलिमेंट का भी खोज नहीं हुआ था। इतने एलिमेंट को हम लोग लाइटर एलिमेंट कहते थे या लाइटर एटम कहते थे, और बाकी जो एलिमेंट थे 20 से ऊपर, कैल्शियम से ऊपर, उनको हेवियर कहा जाता था, भारी तत्व कहा जाता था। तो न्यूलैंड कहता है विद्यार्थी कि यदि मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को व्यवस्थित किया जाए, तो जैसे संगीत का 8वां अक्षर पहले के समान होता है, ठीक उसी तरह से हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के जैसा होगा। आइए चेक करते हैं। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 आएगा तो सा आएगा। तो 8वां नोट्स, 8वां अक्षर म्यूजिक नोट्स और पहला अक्षर समान है। अब एलिमेंट को गिन के चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसा मिलता जुलता है। हाइड्रोजन भी गैस, फ्लोरीन भी गैस, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। लगभग प्रॉपर्टी सब मैच कर रहा है। तो अब देखिए फिर आप कहीं से चेक कर लीजिए, 8 गिन लीजिए। मान लीजिए हम यहीं से गिनते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से पूरा मिलता जुलता है। लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, लिथियम भी एक बॉन्ड बनाता है, सोडियम भी एक बॉन्ड बनाता है, लिथियम भी सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है। तो बाबू लगभग प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या बोलता है न्यूलैंड, यदि यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि एलिमेंट को उनके मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान होता है। चाहे यह गिनती आप कहीं से शुरू करें, यहीं से शुरू कीजिए, यहाँ से देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 कार्बन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी सेम होता है, पूरा सेम। इसीलिए ये एक ग्रुप के अंदर आ गए, इसीलिए एक समूह के अंदर आ गए। तो विद्यार्थी जी हम न्यूलैंड का भी रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे न्यूलैंड का रूल? इसको ध्यान से देखिए। न्यूलैंड का रूल लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, खूब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखेंगे, वही मेन चीज़ है बाबू। तो न्यूलैंड का रूल में हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, when elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, then every eighth element having similar property to its first element, like every musical notes having similar to its first note। जब तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तब प्रत्येक आठवां तत्व का गुण उसके पहले तत्व के समान होगा, जैसे कि संगीत का आठवां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है। यही नियम दिया गया था किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। आइए इसको लिखते हैं, और दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। लिखेगा, टू द classification of all known elements, Newlands was proposed a law which is based माने आधारित, which is based on musical notes, this law is called this law is called Newland Newland's octave rule, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। फुल स्टॉप दे देंगे। अब इस रूल में बाबू देखो, सबसे पहले क्या बताया गया उसको जानिए। कह रहा है कि टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स, मैंने जितने भी ज्ञात तत्व थे उनके वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने एक नियम दिया, न्यूलैंड ने एक सिद्धांत दिया, जो संगीत के अक्षर पर, म्यूजिकल नोट्स पर क्या था? आधारित था। उसी का नाम पड़ गया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ये रूल क्या था इसको जानते हैं, ठीक है। और अगर आप चेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वेट वेट, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। According to this rule, when elements are arranged arranged ऐसा, इसको एडजस्ट कर लेंगे।
arranged in the increasing order of their atomic weight, increasing order of their atomic weight, then every eighth element having similar property similar properties to its first element like first element like every eight like every eighth musical notes is similar to its first notes। इसको काफी अच्छे से समझ के बाबू लिखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम ऊपर की ओर स्लाइड कर देंगे। यहाँ से जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर ऊपर की ओर इसको स्लाइड कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं बाबू कि इसका हिंदी मतलब क्या है। ठीक है, हम लोग को लिखना है कि ये जो हम लिखे हुए हैं न्यूलैंड का ऑक्टेन नियम, इसको हिंदी में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखेगा, अपने समय तक ज्ञात वेट कीजिए। अपने समय तक ज्ञात तत्वों, अभी न्यू बोर्ड ही लगा हुआ है स्टूडियो में, इसीलिए थोड़ा सा अभी फंक्शन इसका समझने में दिक्कत हो रहा है। ज्ञात तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जो
जो संगीत के अक्षर पर आधारित था इसी नियम को नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसी नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलेंगे अभी इस नियम के अनुसार क्या होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जैसे संगीत का प्रत्येक आठवां अक्षर जैसे संगीत का प्रत्येक आठवां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक आठवें तत्व के प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। जैसे आठवां अक्षर समान होगा वैसे ही आठवां एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोला गया था न्यूलैंड के द्वारा कि जैसे हर आठवां अक्षर समान होता है वैसे ही जैसे हर आठवां अक्षर समान होगा ठीक उसी तरह से आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान होगा। ऐसा न्यूलैंड बोला था। ठीक है,
बाद में वो नियम गलत साबित हुआ, कहाँ गलत होने लगा, कहाँ फेल कर गया, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले आपको कमेंट करके बताना है कि न्यूलैंड की बातें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ देखिए, इसको जो है जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर स्लाइड कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, माफ़ कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा आप लोगों का। आइए अब हम लोग न्यूलैंड का नियम तो हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ देखते हैं। ये था हम लोग का न्यूलैंड का नियम कि जैसे संगीत का 8वां अक्षर पहले के समान होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे संगीत का 8वां अक्षर जो है पहले के समान है। देखिए सा रे गा मा प ध नी फिर सा, तो 7 तक तो यहाँ गए, 8वां फिर क्या होगा, सा होगा। उसी तरह से यहाँ से अगर गिनना शुरू किएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच कर रहा है। आप कहीं से गिन लीजिए, जहाँ से भी आप गिनिएगा ना, हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले के समान ही होगा। जैसे मान लीजिए हम बोरॉन से गिनना शुरू करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरॉन का और अल्मुनियम का सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको लिख के दिखा भी देते हैं, देखिए ध्यान से कैसे बोरॉन और अल्मुनियम का प्रॉपर्टी सेम है। सबसे पहले बोरॉन की यदि हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। अगर हम अल्मुनियम की बात करेंगे, वैलेंसी इसका कितना होगा, तो बाबू यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो गई। अल्मुनियम की बात करें एटॉमिक नंबर 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 1 13। इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। और हम बात करें वैलेंसी का तो इसका भी वैलेंसी 3 होगा। तो प्रॉपर्टी लगभग सब क्या करेगा बाबू, मैच करेगा। सारे प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूलैंड के नियम को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सिंपली उसको समझा सकते हैं बाबू कि न्यूलैंड का जो नियम है, एकदम इजीली समझाइए कि न्यूलैंड का जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि जैसे संगीत का 8वां अक्षर 7 के बाद फिर सा आता है, 8वां अक्षर रिपीट करता है, वैसा ही कहीं से गिनती शुरू करने पर हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वह पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा होता है। इसीलिए देखिएगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी एक जैसा था, ये एक ग्रुप में आ गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका प्रॉपर्टी एक ग्रुप
एक जैसा था, यह एक ग्रुप में आ गया। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का प्रॉपर्टी एक जैसा था, यह एक ग्रुप में आ गया। बोरॉन अल्मुनियम का प्रॉपर्टी एक जैसा था, एक ग्रुप में आ गया। कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, एक ग्रुप में आ गया। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, कहीं से शुरू कीजिएगा आठवां मिल जाएगा आपको। जैसे नाइट्रोजन से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल होते हैं। दोनों की बाबू आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की वैलेंसी 3 होती है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब कहीं से शुरू करके आठवां एलिमेंट गिरेंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ऐसी बात कौन बताया था बाबू, न्यूलैंड। इसी को नाम रखा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम, और यही उनका एलिमेंट को व्यवस्थित करने का तरीका था। इसी तरह से न्यूलैंड जो है एलिमेंट को क्या किए थे, वर्गीकृत किए थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको हम गलती इसका बताएंगे कि इनका कहाँ ड्रॉबैक था, और आज का क्लास यही हम लोग कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग जानते हैं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या मेरिट्स थे, क्या क्या इनकी विशेषता थी टेबल का, और फिर इसका डिमेरिट्स जानेंगे, यानी कि इनकी गलतियां जानेंगे कि क्या क्या इसमें गलतियां हुई थी। कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है, पॉइंट बना के लिखिएगा। मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड के अष्टक नियम के विशेष न्यूलैंड के अष्टक नियम की विशेषताएं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की विशेषताएं। अष्टक नियम की विशेषताएं हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूलैंड की अष्टक नियम की विशेषताएं क्या हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या विशेषता है, या मेरिट कह लीजिए। तो सबसे पहला मेरिट इसका क्या था, ये जानिए आप लोग। खूब ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी जी और अच्छे से हर चीज को पढ़िए समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम की पहली विशेषता ये थी, खूब ध्यान से देखना। तो पहली विशेषता ये थी कि फर्स्ट टाइम, पहली बार जितने एलिमेंट ज्ञात थे, जितने तत्वों का खोज हो चुका था, उनका अरेंजमेंट हुआ, उनका क्लासिफिकेशन हुआ, उनका वर्गीकरण हुआ, और एटॉमिक वेट का मतलब रिलेशन जो है वह एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ एस्टेब्लिश किया गया। वह हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में यदि एलिमेंट को रख दिया जाए, जितना एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है बाबू 1, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 11, और बेरिलियम का 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है। बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। देखिए एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लिखा गया। फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, उसके बाद सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, और कैल्शियम का 40। ये जितना भी एलिमेंट को रखा गया, यदि उनके मास के बढ़ते क्रम में जब रखा गया तो समान गुण वाले तत्वों का पुनरावृत्ति या रिपीटेशन आठवां एलिमेंट के बाद हो रहा था, और आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वह पहले एलिमेंट से मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मास के बढ़ते क्रम में जब सजाया गया, वेट के बढ़ते क्रम में जब सजाया गया और प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हुआ, यानी कि वेट और प्रॉपर्टी का रिलेशन है,
कि आठवां एलिमेंट अगर मास के बढ़ते क्रम में सजाओगे तो आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला के जैसा मैच करेगा। तो ये प्रॉपर्टी मतलब एलिमेंट के प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक मास के बीच एक संबंध स्थापित हो गया कि मास के बढ़ते क्रम में सजाओ तो आठवां का प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा। एक संबंध स्थापित हो गया। फर्स्ट टाइम हुआ था। जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको व्यवस्थित किया गया और उनके एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया। ये पहला इनका मेरिट था, इसको लिखा जाएगा। लिखेंगे पहला मेरिट, फर्स्ट टाइम all known elements all known elements are arranged and and a relation, मच्छर सब बड़ा तबाह किया है, and a relation established between atomic weight of element and their properties. and their properties। इसको समझ लीजिए, फिर नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। कह रहा है फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स आर अरेंज। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने भी तत्व ज्ञात हुए थे, 20 तत्व उस समय जितने भी तत्व ज्ञात हुए थे उन सभी तत्वों को व्यवस्थित कर दिया गया। 20 नहीं थे, अक्रिय गैस उसमें नहीं थे, 17 ही हुआ। और दूसरा क्या कर रहा है कि एंड रिलेशन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, और तत्वों के परमाणु भार और उनके गुण के बीच संबंध स्थापित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था। पहली बार हुआ था कि जितने भी तत्व ज्ञात थे, जितने भी तत्व यहाँ पर देखिए, जितने भी तत्व ज्ञात थे इन सभी तत्वों का वर्गीकरण हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था। और मास के बढ़ते क्रम में सजाने पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही थी। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट कर रहे थे। हर आठवां एलिमेंट जो था वह सिमिलर प्रॉपर्टी वाला था और उनका रिपीटेशन हो रहा था। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि मास का रिलेशन प्रॉपर्टी से एस्टेब्लिश्ड हुआ था, पहली बार हुआ था। ठीक है, इसलिए ये इनके मतलब कह सकते हैं कि इनका मेरिट था। ठीक है, इसको हिंदी में अगर लिखना होगा तो आइए हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सर्वप्रथम सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया गया, सर्वप्रथम सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया गया एवं उनके परमाणु भार तथा उनके गुणों के बीच
संबंध स्थापित किया गया, गुणों के बीच संबंध स्थापित किया गया, संबंध स्थापित किया गया। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो यदि आप बैच के विद्यार्थी है तो बैच में आने के बाद ही पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नीचे हम अपना नंबर दे देंगे। ठीक है। सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी तत्व उस समय खोजे जा चुके थे उनकी व्यवस्था की गई, और जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे उनकी व्यवस्था की गई और उनके मास और गुण के बीच संबंध स्थापित किया गया। यदि मास के बढ़ते क्रम में सजाइएगा तब प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। जैसे संगीत का 8वां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है, वैसे ही 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। दूसरा मेरिट इनका हम लोग देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, दूसरा मेरिट इनका क्या था कि यहाँ देखिए, जब टेबल देखिएगा तब समझ में आएगा। जितने एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था इस सब बाबू लाइटर एलिमेंट है। इस सब को क्या कहते हैं हम लोग? लाइटर एलिमेंट, हल्का तत्व। अब 20 से ऊपर जो आता है उस सबको हेवियर एलिमेंट कहते हैं, भारी तत्व कहते हैं। इस सबको कहते हैं हल्का तत्व, लाइटर एलिमेंट 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक। ये कैल्शियम तक को कहते हैं लाइटर एलिमेंट, और कैल्शियम से जो ऊपर आएंगे उनको कहते हैं हेवियर एलिमेंट, भारी तत्व। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जितना एलिमेंट खोजा जा चुका था उसकी व्यवस्था हो गई। और दूसरी बात ये हुई इसमें कि जितने भी लाइटर एलिमेंट थे उनका ग्रुपिंग किया गया। उनका क्या किया गया? ग्रुपिंग किया गया। जिसका जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा वह एक ग्रुप में आएगा। और किस आधार पे सजाया गया? तो मास के बढ़ते क्रम में सजाया गया और देखा गया कि 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी के समान हो रहा है। और ऐसे सजाने पर देखा गया कि जिस जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा था वह एक ग्रुप में आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम ये भी हुआ कि जितने भी लाइटर एलिमेंट थे, जितने भी हल्का तत्व थे, उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया, एक ग्रुप उनका बना दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ऑल लाइटर एलिमेंट्स वेयर ग्रुप्ड। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे सर्वप्रथम सभी हल्के तत्वों को समूहित किया गया। समूहित माने समूह में रखा गया, समूहित किया गया। तो ये इनका मेरिट था कि क्या किए कि मास के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए, एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टी का रिलेशन बैठा दिए, जितना एलिमेंट था सबको व्यवस्थित कर दिए, और जिस जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा था उसको एक ग्रुप में लाके उसको समूहित कर दिए, ग्रुप्ड कर दिए। तो ये इनका मेरिट था। अब आते हैं इनका डिमेरिट पढ़ते हैं। इनका डिमेरिट क्या था? आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। जान जाइए, लास्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ
ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। हम जानने वाले हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की खामियां या गलतियां क्या हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष। आइए देखते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष क्या हैं, इनकी खामियां या गलतियां क्या हैं। आइए, सबसे पहले इनकी गलती क्या थी बाबू? जो टेबलवा बनाए थे वही में ना कोनो गलती निकाला जाएगा। जो टेबल बना है उसी में ना कोनो गलती निकाला जाएगा। देखिए गलती क्या किए थे ये, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी इनकी गलती ये थी कि ये इनर्ट गैस के लिए कोई जगह नहीं छोड़े थे, अक्रिय गैस के लिए कोई खाली जगह नहीं छोड़े थे। और जब अक्रिय गैस का खोज हुआ, जब इनर्ट गैस का खोज हुआ, तो उसको जब रखा गया, जैसे हीलियम रखाएगा हाइड्रोजन के बाद, यहाँ पर हीलियम, नियॉन रखाएगा फ्लोरीन के बाद, आर्गन रखाएगा क्लोरीन के बाद। अब आप पूछे सर क्या है, तो जैसे हीलियम का, हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो एक के बाद 2 आएगा। मास की बात कीजिएगा तो एक होता है, हीलियम का मास 4 होता है और लिथियम का मास 7 होता है, तो एक के बाद पहले 4 आएगा, 4 के बाद ना 7 आएगा, बढ़ते क्रम में जाते हैं। क्लोरीन का मास 19 है, नियॉन का मास 20 होता है और सोडियम का मास 23 होता है, तो 19 के बाद पहले 20 आएगा तब 23 आएगा। क्लोरीन का मास 35.5, आर्गन का मास 39 होता है, 39.9 होता है। तो अब और यहाँ दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर 35 के बाद 39.9 लगभग 40, और 40 के बाद फिर घट के हो जाएगा 39। तो जब विद्यार्थी इनर्ट गैस का खोज हुआ तो ये टेबल अनफिट होने लगा, टेबल में फीटे नहीं बैठ रहा था इनर्ट गैस, उसके लिए कोई जगह है खाली नहीं था। ये ही इनकी टेबल की सबसे बड़ी गलती थी। एक ये गलती हो गया, और दूसरा, कैल्शियम से ऊपर के जो तत्व थे, जो हेवी एलिमेंट थे, हेवी एलिमेंट थे, उनको मास के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया गया तो इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। आठवां एलिमेंट रिपीट समान गुण का नहीं हो पा रहा था। तो दो इनकी गलती हो गई। पहली गलती कि इनर्ट गैस के लिए कोई जगह नहीं था, इनर्ट गैस इस टेबल में फिट नहीं हो पा रहा था। और दूसरी गलती कि ये लॉ जो था न्यूलैंड का, वह हेवी एलिमेंट के लिए, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हो रहा था। हेवी एलिमेंट का मतलब वह एलिमेंट जो कैल्शियम से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आइए इनके दोनों डिमेरिट्स को लिख लिया जाए। पहला डिमेरिट क्या था बाबू? इन दिस लॉ न्यूलैंड न्यूलैंड did not did not discuss about discuss about Newland did not discuss about position of inert gas. Or we can also say that also said that inert gas
does not heat in this table। है कि बाबू जब इनर्ट गैस को रखिएगा तो पहले आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, अब जब इनर्ट गैस को रख दीजिएगा तो नौवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करने लगेगा। तब तो ऑक्टेव नियम काम नहीं किया, संगीत का आठवां अक्षर मैच करता है, इसीलिए ये टेबल क्या हो गया, गलत हो गया, फेलियर हो गया। ठीक है, हिंदी अगर इसको लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं आप। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी लिख रहे हैं। अक्रिय गैस के खोज के बाद वे गैस अस्टक नियम पर पूर्णतः पूर्णतः वर्गीकृत नहीं हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। यानी कि अष्टक नियम जो था कि आठवां एलिमेंट रिपीट करेगा, अक्रिय गैस के बाद नौवां एलिमेंट होने लगा, तो अक्रिय गैस इस नियम पर पूर्णतः वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहे थे। अथवा हम यह भी कह सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हम यह भी कह सकते हैं कि अक्रिय गैस के स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, नहीं की गई थी। यही उनकी गलती थी। और एक गलती ये था कि ये जो लॉ था ये केवल हल्के तत्वों पे लागू हो रहा था, भारी तत्वों पे लागू नहीं हो रहा था। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा ड्रॉबैक्स लिखाएंगे और आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। दिस लॉ was applicable for classification of only lighter element, lighter element. it is it is it is नहीं लिख करके it does not लिख, it did not लिखना, it did not applicable for heavier element, heavier element, heavier element। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में अप टू
अप टू नहीं, अपर फ्रॉम कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से जो ऊपर होगा वही बाबू हेवियर एलिमेंट में आता है, उसी को हम भारी तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। जो कैल्शियम से ऊपर होगा उस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और फिर हम इसके नीचे जो है इसका हिंदी लिख देते हैं। यह नियम केवल हल्के तत्वों, केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है, लागू होता है, अर्थात यह भारी तत्वों, भारी तत्वों ब्रैकेट में लिखिएगा कैल्शियम से ऊपर, ब्रैकेट बंद, के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए न्यूलैंड का नियम बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर 1 मिनट बात करेंगे और आज का क्लास खत्म करेंगे। न्यूलैंड के नियम में आपने क्या पढ़ा? तो न्यूलैंड के नियम में आपने पढ़ा, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें कहा गया कि जैसे संगीत का 8वां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है, वैसे ही यदि एलिमेंट्स को उनके मास के बढ़ते क्रम में सजाए तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा होता है। ये उनका नियम हो गया। इसमें उन्होंने एलिमेंट के मास को और उसके प्रॉपर्टी को रिलेट किया, ये उनका मेरिट था, और जितने भी एलिमेंट उस समय ज्ञात थे उन सबको व्यवस्थित कर देना भी उनका एक मेरिट था। इनकी गलती क्या हो गई कि इन्होंने इनर्ट गैस के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। जब इनर्ट गैस आया तो 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी ना रिपीट करके 9वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करने लगा, यहाँ अष्टक नियम फेल कर गया। और इनका जो नियम था वह कैल्शियम से ऊपर तत्वों के लिए यानी कि भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, यहाँ भी इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल शुरू, लोथर मेयर का कर्व, और उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। 3 नंबर लेक्चर इसका, तो हम लोग का लेक्चर 3 नंबर चलेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। थैंक यू।